हम लोग कल बात कर रहे थे विधि विरुद्ध जमाव की डेफिनेशन पर। आगे बढ़े इससे पहले बस एक बात और ध्यान कर लेनी है कि विधि विरुद्ध जमाव में 5 प्रकार के उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, जिन 5 प्रकार के उद्देश्यों को लेकर विधि विरुद्ध जमाव संगठित होगा, और इसमें से एक प्रकार का उद्देश्य है कि दृष्टि आपराधिक अत्याचार या अन्य कोई अपराध, इसे करने के उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव का संगठन। इसका मतलब यह हो जाएगा कि सेक्शन 149 जो पूर्व में था वो हर बार एप्लीकेबल हो, यानी जब भी विधि विरुद्ध जमाव हो तब सेक्शन 149 एप्लीकेबल हो जाए, ये नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि 149 जो मेरे ख्याल से 190 है, इसकी भाषा एक बार देख लें तब हम आगे बढ़ना शुरू करें। कहता विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी, बस इतना ही पढ़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो कचहरियों में भाषा चलती है कि 147, 148, 149, तो 147, 148 और 149 अगर एक साथ आई, ठीक है, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि 149 उसके साथ लगना न्याय संगत। ठीक है, केवल बलवे का अपराध हुआ और कुछ हुआ ही नहीं। तो 147 अगर घातक आयुधों से लैस थे तो 148, बस बात खत्म। 149 कैसे आ जाएगी? क्योंकि बलवा अभी हम लोग देखेंगे 147, 148 हमने पूर्व की धाराएं कोड कर दी। हम आगे बढ़ने से पहले आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर लेना चाहते हैं, क्योंकि जब आगे बढ़ जाएंगे फिर उलझन पैदा होगी, और जब उस समय उलझा होगा तो उसे सुलझाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए यहीं पर क्लियर हो ले कि हर बार 147, 148 के साथ 149 हो ही, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, 147, 148 ये तो बलवे का मामला हुआ। अगर विधि विरुद्ध जमाव यानी जो पहले होता था 143, 144, 145, ये सारी चीजें चलती थी, उनके साथ भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 149 हो। हां, ये अपराध भी हुए और अन्य कोई अपराध विशेष रूप से विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा किए जाने के सामान्य उद्देश्य को लेकर उस विधि विरुद्ध जमाव का संगठन हुआ था, तब डेफिनेट 149 आएगी। 5 या 5 से ज्यादा लोगों का समूह था, वो हत्या करने के सामान्य उद्देश्य से संगठित हुए, उन्होंने हत्या भी की और बलवा भी किया। अब ठीक है, 147, 148, 149 आएगी। 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव संगठित हुआ और उसने बलवा तो किया लेकिन अन्य कोई अपराध किया ही नहीं, तो बलवा तो स्पेसिफिक ऑफेंस है। ठीक है, और वो ऑफेंस सिर्फ इतना कहना है, कुछ कही नहीं रहा कि जब विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य अपने सबके सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं, यानी बलवा प्रक्रिया से गठित होगा। यानी तत्व में देखें, सार रूप में देखें तो बलवा कोई अतिरिक्त अपराध होता दिखता ही नहीं। भाई बलवा कुछ अतिरिक्त थोड़ा ही हो रहा है, बस सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने में बल या हिंसा का प्रयोग होने लगा। अभी जो बलवे की डेफिनेशन आएगी देखेंगे, कोई पृथक अपराध इसे करने के उद्देश्य से उस सामान्य, ठीक है, जमाव का संगठन ये थोड़ी हुआ था। और बलवा तब कहेंगे जब 5 या 5 से ज्यादा लोग अपने
जमाव का जो सामान्य उद्देश्य है, जो कि अपराध करने को छोड़कर अन्य 4 प्रकार का, वो भी हो सकता है। तो अन्य 4 प्रकार के सामान्य उद्देश्य को लेकर अगर 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव संगठित हुआ है और उसने उन या उस सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग शुरू किया है, तो केवल बलवाही तो हुआ। पूर्व की 149 ये आकर्षित कैसे होगी? ये होगी नहीं। इसलिए ये जो कचहरी में बड़ा सामान्य क्रम में बोल दिया जाता है 147, 148, 149 नहीं, क्योंकि 149 आकर्षित तभी होगी जब किसी अपराध को करने के लिए, ठीक है, सामान्य उद्देश्य अपराध को करने का होना चाहिए, तभी संगठन होगा ऐसा जो 149 के माध्यम से दंडित किया जा सके। क्या होगा, दंड क्या मिलेगा, देखेंगे अभी। लेकिन 149 का जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन 190 वो सीधे कहता है अपराध करने के लिए। और जब हम विधि विरुद्ध जमाव की डेफिनेशन देखते हैं तो अपराध तो एक उद्देश्य है, 4 और हैं। और विधि विरुद्ध जमाव का संगठन अगर उन 4 उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित हुआ है तो भी उसे विधि विरुद्ध जमाव कहेंगे। और तब वो कोई पृथक अपराध ये कर ही नहीं रहा, ठीक है, किसी विधि के निर्देश या वैध आदेशिका के निष्पादन के लिए वो संगठित हुए, तो विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली तो है, लेकिन किसी अपराध को करना उनका उद्देश्य थोड़ी है, ठीक है, वो कोई अपराध ये थोड़ी करने जा रहे हैं। जैसे ही इस उद्देश्य के साथ संगठित हुए, अभी हो सकता है उन्हें विधि के निर्देश की अवज्ञा शुरू भी ना की हो, लेकिन संगठन हुआ, बस बात खत्म हो गई। अगर इतना साबित किया जा सकता है कि ये लोग संगठित हुए थे इस उद्देश्य के साथ कि हम विधि के किसी निर्देश या वैध आदेशिका के निष्पादन का विरोध करेंगे, विरोध, ठीक है, तो विधि विरुद्ध जमाव हो गया। लेकिन अपराध ये हुआ ही नहीं, क्योंकि अपराध की अपनी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये विधि विरुद्ध जमाव तो है जो पूर्व की आईपीसी की धारा 143 में दंडित होता, अगर घातक आयुधों से लैस होता तो 144 में दंडित होता, अगर इसके बिखर जाने का समादेश दे दिया जाता तो 145 में दंडित होता, अगर ये अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करने लगते तो 146 बलवे की डेफिनेशन में आ जाते हैं, और तब ये 147 में दंडित होते, ठीक है, और फिर घातक आयुधों से लैस हो जाते तो 148 में दंडित होते हैं। आरोप इन पर पूर्व की धारा 71 और वर्तमान की 8 उसके मुताबिक 143, 144, ठीक है, 145, 147, 148 सबके लग जाते, ठीक है ना, क्योंकि 220 रीड अलोंग विद 220(3) सीआरपीसी, ठीक है, और अब 245(3), 243(3) सीआरपीसी, 243(4) बीएनएसएस सीआरपीसी निकल रहा है, उसको देखेंगे तो आरोप इन सब धाराओं का लगाया जा सकेगा और सब में दोषित ये भी किया जा सकेगा। लेकिन दंड का प्रश्न आएगा तो फिर धारा 71 या आईपीसी और धारा 8, धारा 9, ठीक है, तो वो आ जाएगी और उसमें सर्वाधिक दंड जिसमें प्रोवाइड है उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा कुल मिलाकर। लेकिन 149 नहीं आएगी या वर्तमान की 190 नहीं आएगी, क्योंकि 190 के लागू होने की जो शर्त है वो कहता है विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी, तो अपराध तो कोई हुआ ही नहीं, ठीक है। ये यूं कहें अगर कोई अपराध हुआ है तो वो विधि विरुद्ध जमाव संगठित करने का ही अपराध है, और 190 जब पढ़ेंगे तो कहेगा विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य,
ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि विधि विरुद्ध जमाव भी होना चाहिए और उस विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य अपराध करना यह होना चाहिए। ठीक है, तब 149 या 190 की आवश्यकता पूरी हो रही है। यानी 189 या 141 में जो वर्णित 5 प्रकार के उद्देश्य हैं, उनमें से सिर्फ एक उद्देश्य राष्ट्रीय आपराधिक अत्याचार या किसी अन्य अपराध का किया जाना, इस उद्देश्य से जब 5 या 5 से अधिक लोगों का संगठन काम करना शुरू करेगा, 149 या 190 तभी आकर्षित होगी, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है, ये बात है जिसको कतई ख्याल कर लेना चाहिए। और जब आपके सामने बेयर से संगत अर्थान्वयन प्रस्तुत कर दिया जाए तो बिना इस बात से प्रभावित हुए कि आपकी बात का विरोध कौन कर रहा है, वो न्यायाधीश महोदय हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, वो लॉ टीचर हैं, कौन है, इससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल मान लीजिए कि गलत ही कह रहे हैं अगर वो विरोध में बोल रहे हैं। हाँ, या तो वो कोई ऐसा अर्थान्वयन दे जिसके सामने आपको अपना अर्थान्वयन अयुक्त, युक्त और अतर्क संगत ये लगना शुरू हो जाए। जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक ये मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। सुबह हमने आपके सामने अनुच्छेद 32(2) प्रस्तुत किया और उसके भाषा को दिखाया और फिर हमने कहा कि अगर आपका उत्तर यह है कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन की दशा में 5 प्रकार की रिटें ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, तो आपका उत्तर पूरी तरह गलत है। ठीक है, पूरी तरह गलत है। या ये कहें कि आंशिक की घात 100, आपका उत्तर गलत है। अगर गणित की भाषा में बात करें ना, वो x की घात 10, तो इसका मतलब मान लेते हैं कि x 10 बार लिखा है, ऐसा मानते हैं ना। तो अगर गणित की भाषा में कहें तो आपका उत्तर आंशिक घात 10 सही है। यानी आंशिक 10 बार लिख लो और फिर सही का जितना प्रतिशत आएगा उतना ही सही है, उससे ज्यादा वो बिल्कुल सही नहीं है, तो उसे गलत कह देना किसी भी दृष्टिकोण से अन्यायपूर्ण नहीं है। और आपको हमने दिखाया कि भाई अगर 5 प्रकार की रिटें ही जारी की जा सकती हैं तो रुदल शाह में कंपनसेशन कैसे मिल गया, नीलवती बेहरा में कंपनसेशन कैसे मिला, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कंपनसेशन कैसे दे दिया, डीडी बसु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बड़े बड़े डायरेक्शंस जो थानों के बाहर लगे ये कैसे जारी हो गए। अगर सिर्फ 5 ही प्रकार की रिटें जारी हो सकती हैं तो फिर ये कैसे हुआ। और 5 प्रकार की रिटें जारी करने के लिए जरा रिटों का इतिहास इंग्लैंड में पढ़ लीजिएगा, तो वो बताएगा कि 5 प्रकार की रिटों को जारी किए जाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी आपको करनी होंगी, उसके बाद आप रिट जारी करने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे होता ना कि अगर आप ट्रस्ट के संबंध में मुकदमा दायर करना चाहते तो अटॉर्नी जनरल की परमिशन चाहिए, या 2 से 2 या अधिक लोग चाहिए, या न्यायालय की अनुमति चाहिए, ऐसी शर्तें लगी होती हैं बहुत बार। तो जो 5 प्रकार की रिटें हैं उन्हें अगर आप वहां देखेंगे तो उन्हें जारी किए जाने से पूर्व बहुत सारी औपचारिकता है, यहां कोई औपचारिकता नहीं। ठीक है, सीधे सीधे लिखा है। और आप अंग्रेजी टेस्ट पढ़ेंगे तो कहता है इन द नेचर ऑफ मेंडेमस प्रोविजन सर्चरियो कोवारंटो। ठीक है, तो इन द नेचर ऑफ, ठीक है, ना कि स्ट्रिक्ट सेंस में प्रोविजन मेंडेमस। ठीक है, इन द स्ट्रिक्ट सेंस में ये रिटेन है, इन द नेचर ऑफ। और नेचर तुम्हारा और बंदर का भी एक ही जैसा है, तो स्ट्रिक्ट सेंस में तुम बंदर नहीं हो, बंदर आदमी नहीं है। ठीक है ना, तो इन द नेचर ऑफ ये बात आगे चली जाती है। रिट इन द नेचर ऑफ, और कहता है एनी रिट, ठीक है, इन विच दीज
रिट्स आर आल्सो इंक्लूडेड, जो कि मंडमस आदि के नेचर में जारी की जाएंगी, मंडमस नहीं, मंडमस आदि के नेचर में जारी की जाएंगी, वे भी शामिल हैं। और जो उसका स्वरूप है 32(2) का, वो इंक्लूसिव है। ठीक है, कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश और कोई भी रिट जिसके अंतर्गत इतनी रिटें आती, ये लिखा है। तो आपको कोई भी बता रहा है कि 5 प्रकार की रिटें ही जारी की जा सकती है, वो मूर्ख है, गधा है, हमें ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कतई मानने की जरूरत नहीं, वो कोई हो। इसी तरह जब भी आप बेयर पढ़ेंगे तो बेयर जो कह रहा है बस वही अथॉरिटी है। कई बेवकूफ आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बताएंगे कि हमें दिखाओ कौन सी रिट जारी हुई, तो हैं अगर आप इस समय, ठीक है। अच्छा छोड़ो, और भाड़ में गया। हमने 3 बातें तो आपको बताई, जो हमने ये कहा कि अनुच्छेद 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए जारी होगा, लेकिन 3 मामले ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए नहीं थे लेकिन अनुच्छेद 32 में उठे। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उनका रिमूवल कैसे होगा, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का दुरुपयोग, यानी ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तीनों गए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे थे, और ऐसा कोई उपबंध था ही नहीं, ऐसा कोई जुडिक्शन नहीं था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये 3 विषय उठाए जा सकते। कैसे उठाएंगे भाई? वो तो ये कह रहा 124 कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से करेंगे नियुक्ति। परामर्श उसी व्यक्ति के संबंध में पॉजिटिव रुख के साथ दिया गया है जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करना चाहते हैं, तब तो बात ठीक है। और दोनों विरोध है, तब किसका परामर्श माने? राष्ट्रपति की इच्छा है, इनका नहीं मानेंगे तब क्या हो? इस प्रश्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जा सकते थे? ठीक है, और आपको यह भी बताया था हमने कि जब जस्टिस वेग की नियुक्ति हुई थी, जस्टिस एच.आर. खन्ना का इस्तीफा हुआ तो को वारंटो दायर हुआ। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में, हालांकि वो अपने नियति तक नहीं पहुंचा लेकिन दायर हुआ। ठीक है, तो मूर्खों की बातों का कोई संज्ञान मत लीजिए जब तक बेयर से समर्थित न हो। तो सीधी बात है, जो आप कचहरी में चाहे जिससे सुने, 147, 148, 149 गलत, 147, 148, 149 ये एक साथ आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती, कोई आवश्यक नहीं आएंगी। ठीक है, तथ्य इनको देखा जाएगा कि तथ्य क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हम आगे बढ़ने से पहले बात को क्लियर कर लेना चाहते थे, क्योंकि जब हम 190 या 149 की बात शुरू करेंगे तब मसले कठिन होते चले जाएंगे, क्योंकि हम सेक्शन 34 तो उसका कंपैरिजन भी शुरू करेंगे, तो थोड़ा कठिनाई हो सकती है। हालांकि कठिनाई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बात को बहुत शुरुआत से क्लियर करके चलना है, इसलिए कठिनाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन बेहतर है, इसलिए हमने इस बात को यहीं पर क्लियर कर लिया। बाकी कल हम लोग बात विधि विरुद्ध जमाव कब कब माना जाएगा, किन किन स्थितियों में माना जाएगा, तो 5 स्थितियां देखी थी। पहली, ये बिल्कुल रट जानी चाहिए और रटने में कोई दिक्कत नहीं। पहली, जब भारत की सरकार को, किसी राज्य की सरकार को, संसद को, किसी राज्य के विधानमंडल को या कोई लोक सेवक जो विधिपूर्ण शक्ति का अपना प्रयोग कर रहा है, उसे आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा या आपराधिक बल के उपयोग द्वारा आप आतंकित कर रहे हैं। उद्देश्य कुछ नहीं लिखा है, बस आतंकित करना ही आपका उद्देश्य है। उस आतंकित करने के माध्यम से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? इट इज इमैटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, दूसरा, विधि के किसी निर्देश की, कोई विधि, दांडिक नहीं कहा उसने विधि के निर्देश की बात की है।
तो विधि की परिभाषा स्थानीय विधि और विशेष विधि जो परिभाषित है परिभाषा खंड में, उसी के मुताबिक ली जाएगी। कि केवल विधि का दांडिक या सिविल जैसे कोई विशेषण उसने लगाए नहीं है। विधि के किसी निर्देश की या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन की, वैध आदेशिका से पहले भी उसने दांडिक प्रक्रियाओं, ठीक है, दांडिक विचारण की प्रक्रियाओं को विनियमित करने वाली विधि, उसके अंतर्गत जारी की गई आदेशिकाएं, सम्मन वारंट, कुर्की, इस सब का कोई जिक्र किसी भी ढंग से नहीं किया। विधि के किसी निर्देश अथवा किसी वैध, हाँ वैध शब्द जरूर लगाया, और जब जानबूझकर उसने वैध लगा दिया, इसका मतलब अगर अवैध आदेश का के निष्पादन का प्रतिरोध करने के दृष्टिकोण से 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव संगठित हुआ है, तो उस आदेशिका का जो निष्पादन करना चाहता है उसका उस आदेशिका के संबंध में क्या विश्वास है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपराधिक विधि मर्यादा किसके लिए निर्धारित कर रही है? प्रतिरोध करने वालों के लिए, ठीक है। अगर वो वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करेंगे तो दोषी हैं। आदेशिका के बारे में लोगों का विश्वास क्या है, इससे मतलब थोड़ी है तत्व में वो आदेशिका वैध है या अवैध है, ये देखा जाएगा। अगर आदेशिका अवैध है तो उसे निष्पादन का प्रयास जो कर रहा है उसका उसके बारे में क्या विश्वास है, इसका मतलब ही क्या है। हाँ, एक बात जरूर इन व्यक्तियों को ध्यान में रखनी चाहिए कि ये आदेशिका के प्रतिरोध को आवश्यकता से अधिक की सीमा तक न ले जाएं, फिर अपराध भी हो सकता है, ठीक है। और इन्हें उस बात को भी याद रखना चाहिए कि लोक सेवक के कार्य यदि सर्वथा न्यायानुमत नहीं है तो भी आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस उनके अगेंस्ट नहीं है। इस मर्यादा को भी इन्हें ख्याल में रखना चाहिए। तो ये अगर आवश्यकता से अधिक प्रतिरोध करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है अपराध के दोषी हो भी जाएं, लेकिन आवश्यकता के भीतर अगर ये आवश्यकता के मुताबिक प्रतिरोध कर रहे हैं अवैध आदेशिका के निष्पादन का, तो कोई अपराध विधि विरुद्ध जमाव का कम से कम नहीं कर रहे। बाकी कोई कर रहे हो तो कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी कोई अपराध होगा तो होगा, विधि विरुद्ध जमाव का अपराध घटित नहीं होगा, और विधि विरुद्ध जमाव का अपराध घटित न होने पर काफी लाभ होगा। फिर जो कुछ होगा तुमने जो किया होगा उसी का दंड पाओगे, और कहीं विधि विरुद्ध जमाव मान लिया गया तो जो दूसरा करेगा उसका भी ठीक है ना तुम्हारे सिर होगा, ठीक है ना। क्योंकि फिर अपराध करने के सामान्य उद्देश्य से फिर 149 एप्लीकेबल होने लगेगी या 190 एप्लीकेबल होने लगेगी, तब आप ज्यादा दुर्भर स्थिति में होंगे। खैर, ये तीसरी दशा, वो दूसरी दशा, और तीसरी आपको मालूम ही है, रिष्ट आपराधिक अत्याचार या अन्य कोई अपराध। चौथी अधिकार, भूमि संबंधियों, कब्जे संबंधियों, सुखाधिकार संबंधियों, मार्गाधिकार संबंधियों, उपभोग करने के अधिकार से संबंधित हो, कोई अन्य अनुमित अधिकार हो, उसे लेने का प्रयास करेंगे या उसे प्रवर्तित कराने का प्रयास करेंगे बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन अथवा प्रयोग के द्वारा। तो आपका 4 हो गए, और 5वां बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी को वो करने के लिए विवश करेंगे जो करने के लिए वैध रूप से आबद्ध नहीं है, या वो जिसे करने के लिए इंटाइटल्ड है उसे रोकेंगे। तो अब 5 प्रकार के उद्देश्य, ये अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन कर रहा है, और इनमें से सिर्फ एक उद्देश्य अपराध से संबंधित है। और जब उस अपराध को करने के उद्देश्य से 5 या 5 से ज्यादा लोग संगठित होंगे, केवल तभी 190 में से, ठीक है, या 190 के जो शब्द हैं वो आकर्षित होंगे। ये आगे की बात है, आगे देखें। अब अगली बात जो पहले 142 में थी वो अब 189 सबसेक्शन कितने में आ गई? 2 में। 142 बताता था कि विधि विरुद्ध जमाव क्या है, और विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना ये क्या है, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव के
विधि विरुद्ध जमाव अलग बात है, और विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना यह अलग बात है। ठीक है, और इन दोनों बातों को अलग अलग डिफाइन करने के पीछे जो तर्क है, जो युक्ति है, जो समझ है, वो बहुत गहरी है। मूर्खता में उन्होंने दोनों बातें अलग अलग डिसाइड नहीं की। आप जरा ध्यान दें तो आपको दिखाई देगा, नाले से जेसीबी से कीचड़ निकाला जा रहा है, वहां लोग उसे देख रहे हैं। कीचड़ में क्या देख रहे हैं पता नहीं, लेकिन देख रहे हैं। ठीक है, आदमी इतना तमाशबीन है, तमाशा देखने की उसकी आदत इतनी गहरी है, और ये इस मनोवृत्ति का संभवतः एहसास अंग्रेजों को रहा होगा जब उन्होंने फसला कमीशन, भाई फसला कमीशन ने आईपीसी बनाई, तो तमाशबीन होने की ये जो वृत्ति और प्रवृत्ति है, संभवतः इसका एहसास उन्हें रहा होगा। इसीलिए उन्होंने ये धारा बनाई है, दोनों धारा बनाई, मीनिंग देर भाई दोनों बातों को अलग अलग कर दिया कि अनलॉफुल असेंबली ये है और अनलॉफुल असेंबली का मेंबर इसे माना जाएगा, क्योंकि आदमी तमाशबीन है। दो लोगों को झगड़ा हो रहा, तुम फिर खड़े, खपड़ी ईंटा तुम्हारे लगा, फूट तुम्हारी गई, वो दोनों भाग गए। ठीक है, अक्सर ये होता है। जुआ हो रहा है, जुआ हो रहा है, पता है पुलिस आएगी तो मारेगी जरूर, और जो जुआरी है वो तो आराम से जरा देखभाल के खेलते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तो जुआ खेल रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। ये खड़े हैं खींचे फैलाए, देख रहे हैं इसे। तब तक पुलिस आई, मालूम पड़ा जे भीतर हो गए, वो तो भाग गए, या वो पकड़ भी गए तो वो तो चलो खेल रहे थे। ये फ्री में हम जुआरी हैं करके अपना जुलूस निकलवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आदमी तमाशबीन है, वो मानता नहीं। लेकिन जो तमाशबीन है उसे हम जुआरी नहीं कह सकते। जो तमाशबीन है वो हम जुआरी उसे नहीं कह सकते, यद्यपि शारीरिक तौर पर वो वहीं उपस्थित है। ठीक है, तो अनलॉफुल असेंबली है, इसमें बहुत सारे ऐसे शारीरिक तौर पर लोग उपस्थित हो सकते हैं जो वाकई उस उद्देश्य से वहां उपस्थिति नहीं है। ठीक है, जो उद्देश्य विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का है, ठीक है, जो सामान्य उद्देश्य उन लोगों का है, वो सामान्य उद्देश्य उनका बिल्कुल नहीं है, लेकिन शारीरिक तौर पर उनकी उपस्थिति वही है। तमाशबीन होने की वजह से या मजबूरी की वजह से जाम लग गया, अब तुम क्या करो, अब तो तुम उसमें हो, शारीरिक तौर पर आप वहीं उपस्थित हैं, लेकिन यह बिल्कुल नहीं माना जा सकता शारीरिक उपस्थिति के बाद भी कि आप वहां उपस्थित हैं। आप वहां उपस्थित हैं मतलब विधि विरुद्ध जमाव में उपस्थित हैं। वही बात है कि तुम जैसे हो ईश्वर को वैसे ही स्वीकार हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम कभी कोई अपराध करते ही नहीं, तुम कभी कुछ करते ही नहीं, तुम्हारे कृत्य से कोई वास्ता ही नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ये फालतू का भ्रम तुम पाले बैठे हो कि तुम कुछ कर सकते हो। भाई तुम ये बताओ, तुम जब सो जाते हो तो तुम्हारे शरीर की सारी गतिविधि रुक जाती है। अरे भाई, हृदय तो धड़कता है, पाचन तंत्र तो काम करता है, ठीक है, आपका कई बार तो दिमाग भी चलता रहता है, नहीं तो सपने कैसे दिखे। तो शरीर की गतिविधि रुक गई तो चला कौन रहा था? तुम तो सो रहे थे। ठीक है, तो तुम कौन होते हो? ठीक है, लेकिन ये फालतू का भ्रम आपने पाल लिया कि हम कर रहे हैं, जबकि तुम कुछ नहीं कर रहे। जो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है ना? तो तुम सब कुछ करके भी कुछ नहीं करते, और जिस दिन आपको यह एहसास हो जाता है कि हम सब कुछ करके भी कुछ नहीं करते, उस दिन पाप पुण्य सब चीजें खत्म हो गई। ठीक है, फिर पाप हमने कुछ किया ही नहीं, जो किया शरीर ने किया, वो जाने, हमसे क्या मतलब। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो ईश्वर भी पक्षपाती है। वो पुण्यात्माओं के पक्ष में, पापियों के विरोध में है, जबकि ये ईश्वर हो ही नहीं सकता। वो पापियों के भी उतने ही पक्ष में, पुण्यात्माओं के भी उतने पक्ष में, क्योंकि पाप पुण्य का विभाजन
ये आपने कर रखा है। आपने न कभी कोई पाप किया न कभी कुछ पुण्य किया, ठीक है, कुछ किया ही नहीं आपने। जो हुआ, ठीक है, वो आपने नहीं किया है, ये मान लीजिए। और जब आपने किया नहीं तो आप निर्दोष, ठीक है। इसीलिए जो विद्वज्जन कहते हैं कि मोक्ष को उपलब्ध होना चाहते हो, बस इसी क्षण अभी अभी होना चाहते हो, बताओ, ठीक, अभी हो जाओगे, बात खत्म हो गई। जो सुख दुख मिलेगा वो तुम्हारे शरीर को मिलेगा, और तुम्हारे शरीर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, ना वो तुम चला रहे, वो तो अपने आप चल रहा, तुम कौन सा चला रहे, ठीक है। और तुम चला रहे तो तुम जब सो जाते हो तो कैसे चलता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो जो आपको दिख रहा है जरूरी नहीं वो सत्य हो ही, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। आपको दिख रहा है कि अनलॉफुल असेंबली में आदमी खड़ा है, लेकिन वो अनलॉफुल असेंबली में है या नहीं है ये तो तय होगा ना, इसका तो एविडेंस होना चाहिए कि ही वॉज प्रेजेंट एट देयर, ठीक है, विद द नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो उस उद्देश्य को जानते हुए वहां था, ठीक है। जो कॉमन ऑब्जेक्ट था विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का, उसे वो जानता था और उससे सहमत था, और उससे सहमत भी था। जानते तो हम भी हैं भाई, एक जगह लाठी चल रही, हम खड़े हैं वहां, हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, हम वहां कैसे पहुंच गए ये एक अलग सवाल है, ठीक है। एक ने धक्का दे दिया, हम उनके बीच में आ गए, जाम लग गया, हम वहां फंस गए, ठीक है। तो कारण कई हो सकता है, हम तमाशबीन हैं, हमें देखना अच्छा लगता है, ठीक है तमाशबीन होना ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, क्या किया जाए। तो मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। मनुष्य को अगर उसकी प्रवृत्ति के लिए दंडित किया जाए तो उसकी विवशताओं के लिए उसे दंडित किया जाना है। कृत्य के लिए दंडित होना चाहिए व्यक्ति को, विवशता के लिए दंडित थोड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। जो मजबूरी में हमने किया वो कहा, हमने थोड़ी किया, जो मजबूरी ने कराया। तो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना ये बिल्कुल अलग बात है, ये बिल्कुल अलग बात है। इसलिए उसको डिफाइन करना होगा, और न सिर्फ परिभाषित करना होगा, बल्कि जब आप किसी पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने का आरोप लगाएंगे तो आपको यह साक्ष्य भी देना पड़ेगा कि वो विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को जानते हुए विधि विरुद्ध जमाव में था, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ करने से सहमत भी था, ठीक है ना। कोई साक्षी होना चाहिए जो ये कहे कि हमने इनसे बातें करते सुना था कि निकलने ही वाला होगा साला, लगाओ वहां खड़े हो, देखो आने ही वाला होगा, कुछ तो हो जिससे हम ये जान सकें, यानी न्यायाधीश महोदय ये जान सकें कि यस ही वॉज द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ये बात केवल उसकी शारीरिक उपस्थिति किसी अनलॉफुल असेंबली में होने से नहीं कही जा सकती, ठीक है ना। इट इज द रीजन why the legislature has defined separately unlawful assembly and member of unlawful assembly. लेजिस्लेचर को आपको कठिनाई में डालने में कोई खुशी नहीं हो रही, कोई प्रसन्नता नहीं हो रही कि आप थोड़ा और परेशान हो जाओ, एक धारा और बढ़ा देते हैं, बल्कि लेजिस्लेचर या ठीक लोग तो ये चाहते हैं कि आप इतने अच्छे हो जाओ कि सारी किताबें फाड़ कर फेंक दी जाए, आप आत्मा अनुशासित हो जाओ। तो किसी को आपको परेशान करने में कोई रुचि नहीं है, ये आप ही हैं जिन्हें खुद को परेशान करने में रुचि है, ठीक है। आप ही ऐसे काम करते हैं जिसके कारण ये सब बनाना पड़ता है। आप आत्मा अनुशासित हो जाए तो दंड विधि की जरूरत क्या है, ठीक है। तो अनलॉफुल असेंबली, दैट इज व्हाई, इट इज द रीजन व्हाई द लेजिस्लेचर हैज डिफाइंड सेपरेटली मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। वो पहले 142 था, अब 189 सबसेक्शन 2 कहता है जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, अब तुम कह, वही हम कह रहे थे, ठीक है। अब तुम कह दोगे खाली कि ही वॉज द, ठीक है, फुली अवेयर ऑफ दोज फैक्ट्स, ठीक है, विच आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट द अनलॉफुल असेंबली, तो हम मान तो नहीं लेंगे। यू मस्ट लेट सम एविडेंस, and evidence are two types.
ठीक है, उसके दो ही प्रकार हैं, या तो मौखिक हो या दस्तावेजी हो। क्रिमिनल मामलों में दस्तावेजी साक्ष्य होना ये रेयर है, ये रेयर है। हो सकता है, हो सकता है। हम लोगों ने सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा पढ़ी थी इस बार, और सेकेंडरी एविडेंस की एक विशेष श्रेणी आई है नई, उसका एकदम बेर के शब्द हमें याद नहीं रहेंगे, लेकिन हमने आपको बताई थी, वो इसी सिचुएशन के लिए आई। अनलॉफुल असेंबली जिसने खुद देखी, ठीक है, वो तो अनलॉफुल असेंबली का साक्ष्य दे सकता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो साक्षी आया वो मानव है, मानवीय क्षमताओं से युक्त है। तुम तो अब ये पूछने भीड़ में कौन कौन शामिल था, कितने नाम बता पाओगे? ठीक है ना, बताना मुश्किल हो जाएगा। और तुम हो सकता है सही बताओ, हो सकता है सही भी बता दो, लेकिन साक्ष्य का नियम क्या है कि क्रिमिनल मामले में युक्त युक्त संदेह के परे साबित होना चाहिए। हम ये कैसे मान लें कि तुम्हारी याददाश्त इतनी अच्छी है कि 100 लोगों में 10 लोगों को तुमने पहचान लिया था कि ये थे? हम कैसे मान लें? भाई हम न्यायाधीश हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि बियॉन्ड द ऑल रीजनेबल डाउट जब साबित हो मामला, तब हम दंडित करें। तो उसके लिए लाए हैं कि अगर कोई तख्ती, कोई साइन बोर्ड कोई पकड़े हुए हैं बल्बे में और वो बरामद हुआ तो हम प्रस्तुत करेंगे, देखो ये वाला ये पकड़े हुए थे उसमें, और वो सेकेंडरी है। ठीक है, वो जो साइन बोर्ड वगैरह लाया गया है वो क्या है? सेकेंडरी है, वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है। क्योंकि प्राइमरी एविडेंस कौन सा है? जिस पर तथ्य स्वयं अंकित है, उस पर कुछ अंकित नहीं है स्वयं। ठीक है ना? तो ये बात हम लोगों ने जब एविडेंस एक्ट की सेकेंडरी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, और ज्यादा क्लियर करनी होगी तो कल हम फिर से उसे देख लेंगे, बात कर लेंगे, ठीक है, कि वो डेफिनेशन क्या थी और किस संदर्भ में क्या हम कह रहे थे। लेकिन मोटा मोटा हम समझ लें यहां पर कि आपको कुछ साक्ष्य जरूर देना पड़ेगा जिससे यह साबित होता हो कि द पर्सन हु वाज प्रेजेंट, ठीक है, इन द अनलॉफुल असेंबली, वो उन तथ्यों से भली भांति अवगत था, अर्थात उस उद्देश्य से भली भांति परिचित था जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन के कारण उसे अनलॉफुल असेंबली कहा गया है। यह आपको बताना ही होगा। कहता है जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, क्लियर कहा उसने, उन तथ्यों से जो किसी तथ्य को, उन तथ्यों से जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साक्ष्य सम्मिलित होता है। साक्ष्य बिना आशय के नहीं, किसी ने धक्का दे दिया, हम उसमें पहुंच गए, हम तमाशबीन थे, पता था हमें उन तथ्यों के बारे में जो उसे विधि विरुद्ध जमाव बना रहे थे, लेकिन हम साक्ष्य थोड़ी सम्मिलित थे, या उसमें बना रहता है। ठीक है, उसमें बना रहता है, मजबूरी में हम वहां बने हुए हैं तो नहीं बने हुए हैं। ठीक है, हम वहां मजबूरी में बने हुए हैं तो हम कहां बने हुए हैं? मजबूरी खत्म हो वहां नहीं है। लेकिन अगर हम मजबूरी खत्म होने के बाद भी वहां बने हैं तो फिर तो बने हुए हैं। ठीक है, तो बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। ठीक है, यह कहा जाता है। और जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का ऐसा सदस्य होगा, ये 143 इन्होंने इसमें मिला दी, पहले ये बाद वाली लाइन है 143 था। अब इस विधि विरुद्ध जमाव ने काम शुरू नहीं किया है, काम शुरू नहीं किया है, बस विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य वहां इकट्ठा है। लेकिन कुछ एविडेंस है जो ये दर्शित करता है कि इनका सामान्य उद्देश्य यहां इकट्ठा होने का परस्पर होली मिलन नहीं है, ये परस्पर कन्वर्जेशन के लिए, ठीक है, इकट्ठा नहीं हुए। तो फिर यह माना जाएगा कि यह विधि विरुद्ध जमाव है यदि कुछ ऐसा साक्ष्य मौजूद है जो उस उद्देश्य पर प्रकाश डाल रहा है जिसके प्राप्त करने के लिए यहां पर इकट्ठा है। ठीक है, अब इन्होंने अभी कुछ नहीं किया, लेकिन ये अनलॉफुल असेंबली है, और जो भी इसमें इसके उद्देश्य को जानते हुए बना हुआ है, ये शामिल होता है।
वो व्यक्ति कितना, 6 मास इसकी सजा से दंडित होगा। सिर्फ बने रहने के लिए 6 मास की सजा बहुत है, सिर्फ बने रहने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी इसके आगे कुछ करोगे तो मामला और आगे बढ़ेगा, ठीक है, और दंड उसके पात्र आप होंगे। लेकिन सिर्फ बने रहने के लिए 6 महीने काफी हैं, कम नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। जो फिजिकली वहां प्रेजेंट, उसके बारे में ये नहीं माना जा सकता ही वॉज प्रेजेंट एट देयर, ये कैसे मान रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कानून की दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोग चाहिए। शब्द क्या कह रहा है, शब्द जो कह रहा है वो कहां तक जा सकता है और कहां पर उसकी सीमा समाप्त हो जाती है, ये बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। और दुर्भाग्य ये कि यही ओहो, ठीक है, मूर्खतम व्यक्ति है वो ही सबसे पहले भर्ती होता है, ठीक है। इसका दुर्भाग्य यही है, ठीक है। तो आपका कहता है जो कोई, अब सबसेक्शन 3 देखेंगे। अब ये सबसेक्शन 3 पहले 144 था, कहता जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध, नहीं ये 155 था, नहीं 145 था, ये 145 था। जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया जा चुका है। खाली बिखर जाने का समादेश दिया गया ये नहीं, विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया जा चुका है, सम्मिलित होगा या बना रहेगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास जिसके अवधि 2 साल। अब सजा बढ़नी चाहिए आपके, क्योंकि आपका दुस्साहस ये बढ़ रहा है। यू आर वेल नोन दैट there is a command given by authority according to established procedure of law, ठीक है, काहे के लिए, टू डिस्पर्स। और उसके बाद भी या तो आप उसमें शामिल हो रहे हैं और या उसमें बने हुए हैं, ठीक है। तो फिर जैसे एक जमाव शुरुआत में विधि विरुद्ध नहीं था, आप उसमें शामिल हुए, लेकिन 129 सीआरपीसी थी पहले, ठीक है, पहले 129 थी, अब कितनी हो गई, 23-22 बढ़ गया होगा, 148। तो 148 सीआर वो बीएनएस, उसमें बिखर जाने का समादेश पुलिस आपको दे सकती है 5 या 5 से अधिक लोगों के जमाव को। कौन, जो पुलिस की उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न का पुलिस अधिकारी है, ठीक है, वो आपको बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से जो वहां प्रक्रिया दी गई उसके माध्यम से उसने आपको दे दिया, और उसके बाद आप उसमें शामिल हो रहे हैं। जमाव नो डाउट पहले विधि विरुद्ध नहीं था, लेकिन बाद में हो गया, उसने होता है जुलूस है निकलना, और उसने हिंसात्मक प्रवृत्ति दर्शित करनी प्रारंभ कर दी। तो नो डाउट पहले नहीं था, अब हो गया है अनलॉफुल। तो बिखर जाने का समादेश दिया गया, अब तुम शामिल हो रहे हो उसमें या बने हुए हो, अभी भी डिस्पर्स नहीं हो रहे तो बने हुए, ठीक है। तब आप ये अपराध कर रहे हैं, और ये पहले 145 में दंडित किया जाता था, अब ये 189 सबसेक्शन 3 किया गया, इसमें आप दंडित किए जाएंगे और 2 साल सजा, क्योंकि आपका साहस बढ़ गया, आप साहसी हो गए, तो 2 साल होनी चाहिए। आगे कहता है जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। ये 144 था पहले, ठीक है, घातक आयुधों से लैस होकर, ये बस विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होने की एक एग्रावेटेड सिचुएशन है, ठीक है, सिंपल सिचुएशन विधि विरुद्ध जमाव की वो है 143, आपको सजा 6 महीने। और नाउ यू आर गोइंग टू बी ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली विद डेडली वीपन्स, ठीक है, एंड इन दिस वे यू आर गोइंग टू क्रिएट ए एग्रावेटिंग सर्कमस्टांस
ठीक है, विच इज मोर डेंजरस फॉर द पब्लिक पीस एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, दैट इज वाई यू आर लाइबल टू बी पनिश्ड सीवियरली। इसलिए वो यहां कहेगा कि घातक आयुधों से लैस होकर, अभी किया कुछ नहीं है, खाली अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं आप, यानी अनलॉफुल असेंबली का गठन है, अगर आगे कुछ कर दिया तो फिर उसके लिए आप पर्याप्त रूप से फिर पुरस्कृत होंगे दंड विधि के मुताबिक। ठीक है, केवल इसके लिए 2 साल इसकी सजा। कहता है जो कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में जिसमें लोक शांति, ये पहले 151 था, ठीक है, और कायदे में इसे पहले भी 145 के जस्ट बाद ही होना चाहिए था, और अभी भी इसे कायदे में 100 जहां पर आपका 3 है उसके बाद इसे होना चाहिए, और जो 4 है इसे 2 के बाद 3 होना चाहिए था, कायदा ये कहता था, लेकिन अब जैसा है, ठीक है, क्योंकि ये भी 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना संभाव्य है। विधि विरुद्ध जमाव नहीं है, अनलॉफुल असेंबली नहीं है, ठीक है, ऊपर अनलॉफुल असेंबली थी, ठीक है, 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव था, सॉरी अनलॉफुल नहीं था, 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव था, और उसे विधि द्वारा विविध प्रकार से बिखर जाने का समादेश दिया जा चुका था। अब यहां क्या है, जो कोई 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना संभाव्य, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दे दिए जाने पर जानते हुए सम्मिलित होगा या बना। ऊपर क्या था फिर, अच्छा ऊपर विधि विरुद्ध जमाव है, अच्छा ठीक है, ऊपर विधि विरुद्ध जमाव था, उसे बिखर जाने का समादेश दिया, ठीक है ना, और नीचे यहां 151 में 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव है, सिर्फ विधि विरुद्ध नहीं है, क्योंकि कल भी हमने कहा कि विधि विरुद्ध जमाव अलग है और 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव अलग है। विधि विरुद्ध जमाव इसके लिए 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जमाव के अलावा उनके जमाव का उद्देश्य 189 में वर्णित 5 प्रकार के उद्देश्यों में से कोई एक डेफिनेटली होना चाहिए, और अगर 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव है किंतु उनके संगठन का उद्देश्य 189 के 5 उद्देश्यों में से कोई भी नहीं है, तो इसे विधि विरुद्ध जमाव सिर्फ इसलिए नहीं कहेंगे कि 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव है। तो यहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ऐसा जमाव है जो विधि विरुद्ध नहीं है, लेकिन इससे लोक शांति भंग हो जाने की संभावना है। होता है, पुलिस कई बार कहती है नहीं जुलूस नहीं निकालेंगे आप, ठीक है, लोक शांति भंग होने की संभावना है, ठीक है, कोई सेंसिटिव इशू है, नो डाउट उस सेंसिटिव इशू पर आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है, नो डाउट है, ठीक है, और बिल्कुल ठीक आपकी भावना, बिल्कुल ठीक। कोई पिक्चर है बनी, ठीक है, तो भारत तो एक सेकुलर देश है, कोई कहता हमारी भावनाएं आहत होती तो होती रहे, अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाया है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के शीर्षकों के तौर पर अनुच्छेद 19(2) द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आपकी भावनाएं आहत होती रहे तो हम क्या करें, ठीक है। तो उस फिल्म के समर्थन में जुलूस निकालने के लिए हम पूरी तरह अधिकृत हैं, ठीक है, लेकिन पुलिस का ऐसा मानना है कि इससे लोक शांति भंग हो जाएगी, तो वो ये कहेंगे कि आप अभिव्यक्ति का ये तरीका इस समय नहीं अपनाएंगे, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग उस पर प्रतिबंध लग सकता है, और फॉर द टाइम बिंग प्रतिबंध लगाने के लिए पहले सेक्शन 144 और अब शायद 163 ये इंपावर्ड पुलिस को कर रही है, पुलिस को नहीं बल्कि वहां तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कर रही है। तो 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ऐसा जमाव जो यद्यपि विधि विरुद्ध नहीं है लेकिन उससे लोक शांति के भंग होने की संभावना है, इसलिए लोक सेवक ने उसे बिखर जाने का समादेश दिया है विधिपूर्वक।
लोक सेवक यानी पुलिस ने, ठीक है, यानी जो भी इंपावर्ड होगा और फिर भी आप उसमें सम्मिलित हो रहे हैं या बने रहेंगे तो 6 मास तक की हो सकेगी, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव नहीं है। और 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ऐसा जमाव है जो विधि विरुद्ध नहीं है, ठीक है, तो 6 मास उचित दंड माना गया है। अच्छा, वो कह रहा आगे उसने स्पष्टीकरण में कह दिया, यदि वह जमाव उपधारा 1 के अर्थ के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव हो तो अपराधी उपधारा 3 के अधीन दंड नहीं होगा। तो वो बात आनी भी चाहिए, ठीक है, कि अगर विधि विरुद्ध जमाव है तब 3 और नहीं है विधि विरुद्ध, सिर्फ 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव है तो ये उपधारा। आगे कहता है, ये पहले 150 थी, ठीक है, जो अब तक सेक्शन 6 है। कह रहा जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लेगा, ठीक है, आप संबंधित व्यक्ति को, अभी वो विधि विरुद्ध जमाव गठित नहीं हुआ है, लेकिन आपने तय किया है कि हम धारा 189 में बताए गए 5 उद्देश्यों में से किसी एक की पूर्ति के लिए 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव संगठित करेंगे और किसी व्यक्ति को भाड़े पर आप ले रहे हो, ठीक है, भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध, या उससे वचन लेगा, भाड़े पर नहीं ले रहा, वचन ले रहा कि जब हम बुलाए तब आ जाना, या नियोजित करेगा, यानी सीधे सीधे पैसों से नौकरी पे रख रहे हो, या भाड़े पर लिए जाने का वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा, यानी हमने तुमसे नियुक्ति कर दी कि तुम जरा भाड़े पर ले लो, नियोजित कर लो या वचनबद्ध कर लो, संप्रवर्तन करेगा, या के प्रति मौनानुकूल रहेगा, यानी तुम कर रहे हो ऐसा और हमें मालूम है और हम पर्सन ऑफ अथॉरिटी है तुम्हारे लिए और हम मौन रहकर अनुकूल बने हुए हैं, मौन रहकर अनुकूल बने हुए हैं कि तुम हमारी जानकारी में ये सब कर रहे हो और मौन रहकर हम विरोध नहीं कर रहे हैं, अनुकूल बने हुए हैं। या मौनानुकूल बना रहेगा वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में, यानी यद्यपि तुमने सिर्फ इतना ही किया है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए किसी को भाड़े पर लिया, नियोजित किया या वचनबद्ध किया, या भाड़े पर लिए जाने, नियोजित किए जाने या वचनबद्ध किए जाने का संप्रवर्तन किया, प्रमोट किया, ठीक है ना, तुमने सिर्फ इतना ही किया है, या तुम भाड़े पर लिए जाने, वचनबद्ध किए जाने या ठीक है नियोजित किए जाने के प्रति मौनानुकूल बने रहे, और कालांतर में अगर वो विधि विरुद्ध जमाव घटित होता है तो तुम भी उसके मेंबर माने जाओगे, तुम अपने घर पे बैठे रहे, इसके अलावा तुमने कुछ नहीं किया। तो कहता है वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में, और यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए, और वो जिसे तुमने लिया है वो कोई अपराध कर देता है अगर, तो 149, क्योंकि तुम विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हो गए और फिर एक सदस्य ने उसके अपराध कर दिया तो 149 या 190 तुम पर भी आ गई और तुम घर पे ही बैठे बैठे, ठीक है, जेल यात्रा पर निकल जाओगे, ठीक है, फिर यह स्थिति आपकी बनेगी कि दुर्भर दायित्व है, ठीक है, क्योंकि लोक प्रशांति का मामला है और शांति आवश्यकता विकास की सबसे पहली है, इसलिए कानून बिल्कुल फुल प्रूफ रखना चाहता है। फिर कहता है अब संशय दे रहा हूं, ये 157 था पहले, ठीक है ना, जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के लिए किसी गृह या उसके अधिभोग या उसके प्रभार के अधीन किसी परिसर में आश्रय देता है, आश्रय देना संशय का एक प्रकार है, आपका घर आपका है, आपके अधिभोग में है यानी किराए पर है, या आपके प्रभार में है यानी आप मैनेजर हैं किराया राय के, आपके प्रभार में है और आप ये जानते हुए कि ये लोग विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं, उन्हें संशय दे रहे हो, ठीक है, तो दोषी तो आप भी हो रहे हैं क्योंकि संशय अगर तुमने न दिया होता तो पुलिस की निगाह से बच्चे नहीं होते, ठीक है, अगर आपने संशय न दिया होता, ठीक है, तब तो पकड़े ही जाते हैं, तो आपने संशय दिया, कहता है क्रय या अधिभोग या प्रभार के अधीन किसी परिसर में आश्रय देता है, या यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्तियों में
को किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लिया गया है, लगाए गए हैं या नियोजित किए गए हैं, या उससे जुड़ने के लिए भाड़े पर लिए जाने वाले हैं, यानी रिक्रूटमेंट होना है। बहुत सारे लोग बुलाए, बोले इनमें से लेंगे, और उन्हें एक जगह पर रुकवाए हुए हैं और वो जगह तुम्हारी है, रिक्रूट होना है, ठीक है, या उससे जुड़ने के लिए भाड़े पर लिए जाने हैं या भाड़े पर लगाए जाने हैं या नियोजित किए जाने हैं, वह दोनों में से किसी अवधि के कारावास। यानी तुम क्योंकि अपने घर का या अपने अधिभोग के स्थान का या अपने प्रभार के स्थान का अनुचित उद्देश्यों के लिए उपयोग होने दे रहे हो, इसलिए तुम्हारी लायबिलिटी बनेगी। आप विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य जो हैं या जो भाड़े पर लिए गए हैं या जिन्हें भाड़े पर लिया जाना है, यानी जिन्हें रिक्रूट किया जाना है, उनमें से किसी को भी अपने अधिभोग के, अपने प्रभार के, ठीक है, या अपने किसी परिसर में संश्रय देंगे, आप आवास उपलब्ध कराएंगे, तो आप 189 सबसेक्शन 7 के मुताबिक दंडनीय होंगे, और ये पहले 157 का अपराध बनता था। कहता जो कोई उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों को करने में करता है या करने में सहायता करता है या भाड़े पर या नियोजन किए जाने हेतु प्रयास करता है या प्रस्ताव करता है या नियोजित है या भाड़े पर लिया गया है, whoever is engaged or hired or offers or attempts to be hired or engaged to do or assist in doing any of the acts specified in subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine। यानी भाड़े पर जाने में सहायता कर रहे हो, प्रस्ताव कर रहे हो, ठीक है, भाड़े पर चले जाओ, वो गया नहीं गया इससे मतलब ही नहीं, तुमने प्रस्ताव तो किया, तुमने सहायता तो की, सहायता सफल हुई असफल हुई इससे लेना देना क्या, ठीक है। तो कहता जो कोई उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों को करता है, उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों को करता है, उपधारा 1, इसका मतलब तो कहां से वहां तक की स्थिति आ गई, ठीक है। कहता जो कोई उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों को करता है या करने में सहायता करता है, अच्छा ठीक है, वो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं, ठीक है, वो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं जो 143 पहले दंडित हो रहे थे, और ये विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों को अपने कृत्यों को करने में सहायता दे रहे हैं, ठीक है। विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों को करता है या करने में सहायता करता है या भाड़े पर या नियोजन कर, इसे बाद में देख लेंगे क्योंकि ये नया सेक्शन इन्होंने जोड़ा है, ये 158 है, तो 158 में तो ये नहीं था, ये 158 नहीं है। फिलहाल हम कल देखेंगे इसे, उसके बाद बात करेंगे, 8 छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि एकदम देखने से हमें ये 158 नहीं लग रहा है। जो कोई उपधारा 8 में विनिर्दिष्ट इस प्रकार नियोजित या भाड़े पर होने के नाते आयुध के साथ जाता है, ये 158 हमें लग रहा है, ठीक है, या आयुध सहित नियोजन या प्रस्ताव करता है, घातक आयुध से सज्जित होकर या किसी ऐसे आयुध का उपयोग करता है जिससे मृत्यु कारित करने के अपराध की संभाव्यता है, तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसके 2 वर्ष तक की हो सके। यानी आपको भाड़े पर लिया गया, आपको भाड़े पर लिया गया है विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होने के लिए, और आप न सिर्फ अनलॉफुल असेंबली में शामिल हो रहे हैं बल्कि घातक आयुधों के साथ शामिल हो रहे हैं। भाड़े पर लिया गया व्यक्ति अगर घातक आयुधों से लैस होकर, डेडली वेपन से लैस होकर विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होने के लिए भाड़े पर जाएगा तो उसका दायित्व तो 189 सबसेक्शन 9 इसके मुताबिक तय होगा, और फिर उसे 2 साल तक की सजा जो मिलेगी। तो ये 189 इस रूप में कंप्लीट हुई। सबसेक्शन 8 बचा, देख लेंगे, कोई कठिन बात नहीं है, थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसके शब्द एकदम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है ये सेक्शन नया जोड़ा गया है, तो देख लेंगे, हम देख लेंगे, जैसा होगा बता दिया जाएगा। अच्छा, अब सीधे बात शुरू होगी 149 या 190 की।
और कठिनाई इसमें कतई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रमुख अंतर ही इसमें ही है। 2 या 2 से ज्यादा लोग, यहां 5 या 5 से ज्यादा लोग, वहां 2 या 2 से ज्यादा लोगों का जो आपराधिक कृत्य करने का विचार है, उसे करने के प्रयोजन से कुछ ना कुछ करना जरूरी है। प्रत्येक कुछ ना कुछ करे, और यहां सिर्फ अनलॉफुल असेंबली का मेंबर रहे, उस अनलॉफुल असेंबली का जिसका उद्देश्य अपराध का करना है, अन्य प्रकार की अनलॉफुल असेंबली का नहीं, जिसका उद्देश्य अपराध का करना है, भले कुछ ना करे तो भी अपराध का दोषी माना जाएगा। वहां कुछ करना जरूरी, यहां सिर्फ उपस्थिति पर्याप्त है। कुछ करते हो तो और भी अच्छा है, लेकिन कुछ भी ना करो, सिर्फ उपस्थित हो जाओ, पर्याप्त है। वहां दिमागों का पूर्व मिलन जरूरी है, क्योंकि उसके बिना सामान्य आशय से काम हो ही नहीं सकता। और यहां काम के होने से पूर्व किसी भी ढंग से एक दूसरे के उद्देश्य से अवगत होना यह पर्याप्त है। यानी यह दशा हो सकती है कि 34 भी हो और 149 भी हो, यानी 3-5 भी हो और 190 भी हो, दोनों बातें हो, क्योंकि आप दिमागों का पूर्व मिलन हुआ, सब लोग जान गए कि इस उद्देश्य से हम 5 या 5 से ज्यादा लोग संगठित होना है, कत्ल करने के लिए चलना है। ठीक है, तो ठीक है, सामान्य आशय भी है और विधि विरुद्ध जमाव भी है और सामान्य उद्देश्य भी है, सब है। लेकिन यह भी हो सकता है कि 34 न हो, यानी दिमागों का पूर्व मिलन नहीं है, लेकिन कार्य के किए जाने के पूर्व सामान्य उद्देश्य से सब अवगत हो गए, तो 190 है। ठीक है, तो आवश्यक संगठन 34 का दिमागों का पूर्व मिलन है, आवश्यक संगठक दिमागों का पूर्व मिलन यह सामान्य उद्देश्य में नहीं है। आशय कार्य का प्रारंभ है, उद्देश्य कार्य की परिणति है। ठीक है, यह बेसिक फर्क है दोनों में। ठीक है, 34 में जिस काम को करने का विचार है वही काम होना चाहिए, वही, उसके अलावा कुछ हो गया, कोई अन्य आपराधिक कृत्य घटित हो गया, तो सामान्य आशय जिनके बीच था वे सारे नहीं, केवल जिसने घटित किया वही लायबल, क्योंकि सामान्य आशय जिस आपराधिक कृत्य को करने का था वही घटित होना चाहिए। 149 में यह अंतर भी आएगा कि जो करना सामान्य उद्देश्य था उससे पृथक घटित हुआ है, तो भी जो घटित हुआ वो अगर उस सामान्य उद्देश्य का स्वाभाविक परिणाम हो सकता था, जिसे करने का सामान्य उद्देश्य था, तो आप उसके लिए भी लायबल। ये बेसिक फर्क है 34 और 149 के। इसके लिए किसी 22 की जरूरत नहीं, किसी नोट्स की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, बेयर की जरूरत और समझ की जरूरत। हम फिर कहेंगे ज्ञान वो नहीं है जो आपको बोझिल बनाए, ज्ञान वो है जो आपको हल्का कर दे। ठीक है, स्टडी मटेरियल खोपड़ी पर मत ला दिए, वो लाश है, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, बेयर और समझ ये 2 चीजें रहे तो फिर कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी पढ़ना नहीं, कुछ नहीं करना, सब हो जाता है। बस खाली वो केस फैसला, बाकी आप नौकर चूंकि बनना चाहते हैं तो वो अलग बात है, तो आप अपना केस फैसला वो जो पूछते हो वो सब पढ़िए, लेकिन 70% काम 80% इसी से हो जाता है। और हमने अपने जीवन में हमारे कोई प्री रुके नहीं, 12-13 प्री हमने 12-13 मेंस दिए हैं और कभी किताब पढ़ी नहीं, क्योंकि हम मान लेते केस फैसला आएगा छोड़ देंगे, या पता होगा कितना पता होगा लिख देंगे, और नहीं पता होगा तो भाड़ में गया। बाकी बेयर इसी से पर्याप्त वो हो जाता है। तो कहां की नोट्स और कहां की क्लास, 34 149 में अंतर तो ऐसे ही आ जाता है। बस बेयर आपको पता हो, कॉन्सेप्शन आपका क्लियर हो। शेष चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, देखेंगे।